गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ सुधीर सर। मेरे बच्चों, आई एम फ्रॉम डीएससी डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए जी, जैसा कि मैं आपको दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का जो हमारा फ्री लेक्चर सीरीज है, बिल्कुल होल सेमेस्टर आपके लिए ये फ्री रहने वाला है। मैथमेटिक्स भी, स्टैटिस्टिक्स भी और इकोनॉमिक्स भी। तो स्टैटिस्टिक्स की मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। अप्रोक्सीमेटली एक यूनिट मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं एमएमई 1 विच इज मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स 1 आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। तो आज की क्लास में मेरे बच्चों मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो होने वाला है। लेकिन सिलेबस डिस्कस करने का मतलब है सिर्फ मुझे सिलेबस आपको शो नहीं करना है, बताना नहीं है कि ये यूनिट है, इतने आवर्स लगेंगे जैसे जनरली लोग करते हैं। नहीं, सिलेबस में कितने आवर्स लगेंगे वो बात की बात है। सिलेबस अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेन चीज होती है कि सिलेबस जो दिया गया है वो क्यों आपके लिए यूजफुल है फॉर इकोनॉमिक्स, और उस सिलेबस के अंदर आप क्या कंटेंट किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ये चीज एक्चुअली मेन होती है। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीसियस, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, आपके सिलेबस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 यूनिट है, राइट। जो यूनिट नंबर 2 है वो सबसे ज्यादा लेंदी है। यूनिट नंबर 1 और 3 उतना लेंदी नहीं है। तो अच्छी बात दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मुझे एक लगती है कि ये लोग एक बुक प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको इस सिलेबस के लिए ये बुक रिकमेंड कर दी जाती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो बुक रिकमेंड करते हैं वहां से क्वेश्चन नहीं देते एग्जाम के अंदर। सो बी केयरफुल। ये जो बुक रिकमेंड करते हैं इनका जो थ्योरी होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, बट उतना डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे बच्चों, पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। अपनी जो भी रिकमेंडेड बुक है, आपकी जो रिकमेंडेड बुक है वो के सिक्सेटर एंड हेमंड की आपकी बुक है। बिल्कुल सिंपल बुक है और बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत अच्छे से इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप किए गए हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि उसके ना तो एग्जाम्पल से और ना तो बैक एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड बात को करने के लिए आपको हमारे असाइनमेंट और पीवाई क्यूज पर फोकस करना होगा। तो हम लोग हर यूनिट वाइज, हर टॉपिक वाइज, हर चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट देते हैं। वो असाइनमेंट आप लोगों के साथ हम डीपली डिस्कस करते हैं, वहां से क्वेश्चंस आता है। लेकिन थ्योरेटिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सीडिएस्टर और हेमंड की जो बुक है वो बिल्कुल A1 बुक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, राइट। वैसे तो मैथमेटिक्स में और बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छी बुक लिखी गई है और हमें फॉलो भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में एक्चुअली में यही है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यूनिट 1 का। यूनिट 1 में सिंपली लिखा हुआ है कि प्रिलिमिनरीज आपको डिस्कस करनी है, जिसमें उसने 10 आवर्स अपनी मर्जी से डिफाइन किए हैं। इसका सिंपली मतलब है कि आपको लगभग 10 क्लासेस में ये फिनिश हो जाना चाहिए। समझ गए? 10 आवर्स का सिंपली ये मतलब होता है। वो एक क्लास को 1 आवर्स की मान के चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 आवर्स में हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी मेरे बच्चों हो सकता है, राइट। अब जो सिलेबस है वो क्या है? सबसे पहले है लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक्स। तो एक पार्ट यहां तक आपका कवर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मैंने बोला था ना कि सिलेबस का मतलब ये नहीं कि सिलेबस आप देखते हुए चले जाओ बच्चों, सेट पढ़ाएंगे। इनके मतलब क्या है, होते क्या है, एक रफ आइडिया आपको हो जाना चाहिए। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लॉजिक्स एंड प्रूफ टेक्निक्स। तो आपने शायद 12th क्लास तक अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ा होगा बच्चों। मैथमेटिक्स में हम बहुत सारी चीजों को प्रूफ करते हैं। तो जब हम चीजों को प्रूफ करते हैं तो हम मैथमेटिक्स में 3 टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक होती है डायरेक्ट मेथड, एक होता है कंट्रापोजिटिव या कंट्राडिक्शन मेथड, और एक होता है मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन। दुनिया में सिर्फ 3 थ्योरीज डेवलप की गई हैं किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए। डायरेक्ट मेथड है एक मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव और कंट्राडिक्शन भी कुछ लोग इसको कहते हैं, और मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन। ये जो तीनों मेथड्स
डेवलप किए गए हैं किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए। ये जो तीनों मेथड्स, तीनों टेक्निक बनाई गई है किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए, वो अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉजिक्स आते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक लॉजिकल कनेक्शन होते हैं। जनरली लॉजिकल कनेक्शन हम लोग फिजिक्स में या कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, बट मैथमेटिक्स में भी इनका यूज होता है। तो इस सिलेबस के पार्ट के अंदर पहले हम आपको लॉजिक समझाएंगे कि एक्चुअली में लॉजिक्स और लॉजिकल कनेक्शंस होते क्या हैं, और फिर उनका कैसे इंप्लीकेशन हम यूज करते हैं व्हेन वी प्रूव सम थ्योरम्स। तो किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए जो टेक्निक डेवलप की गई है तीन, वो तीनों की तीनों टेक्निक लॉजिकल कनेक्शन से डेवलप की गई है। अब क्या होते हैं लॉजिक्स, वो हम क्लास के अंदर मेरे बच्चों डिस्कस करेंगे। तो अब मान लीजिए पूरे सिलेबस के अंदर या पूरे आपको होल लाइफ में अगर कुछ चीजें प्रूफ करनी होंगी, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अगर तीन टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो किस टाइप के प्रूफ के लिए हमें कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तीन टेक्निक होते हैं। अब वो टेक्निक कैसे बनी, उनका जो सिलेबस है वो लॉजिकल कनेक्शंस में आपको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सिंपल। आगे चलते हैं। फिर आता है मेरे पास सेट्स एंड सेट्स ऑपरेशंस। इकोनॉमिक्स के लिए मेरे बच्चों सेट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपने कभी कई बार पढ़ा होगा, शायद थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स आपने पढ़ लिया होगा। आप क्या करते हैं, बजट सेट लेते हैं। तो बजट सेट इज व्हाट, एक ऐसा सेट जो आपके बजट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली सेट थ्योरी पर हम मेनली फोकस करते हैं। आपने शायद एक टर्म सुनी होगी, इंडिफरेंस कर्व, है ना। तो जिसको आप इंडिफरेंस कर्व कहते हो, इकोनॉमिकली मैथमेटिकली वो एक टू डायमेंशनल सेट होता है। हम जब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे या और फर्दर मैथमेटिक्स आपको डीपली डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर हम ये चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सेट्स बेसिकली क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। तो खाली सिलेबस में इतना ही वर्क नहीं करना है। जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उस पे कुछ हम ऑपरेशंस लगाते हैं। तो सेट्स आपने समझ लिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वो आपका बजट सेट हो सकता है, आपका आइसोकोंट हो सकता है, आपका इंडिफरेंस कर्व हो सकता है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कलेक्शन, तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सेट्स। अब खाली सेट से मतलब नहीं होता, उन सेट्स के ऊपर थ्योरी के अंदर हम कुछ ऑपरेशंस इंप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो आगे लिख दिया, सेट्स एंड सेट्स ऑपरेशंस मींस सेट के ऊपर सिर्फ तीन ऑपरेशंस हो सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबट्रैक्शन। सो ओनली थ्री ऑपरेशंस आर देयर ऑन द सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी एक मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया कि बेटा बजट सेट होता है, बजट पे काम करते हैं, तो बजट एक सेट है। अब उस पे ऑपरेशंस भी आपको करने पड़ेंगे। तो सेट्स को लेके आप सिर्फ कुछ ही ऑपरेशंस कर सकते हैं, मैंने बताया, राइट। फिर आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो थोड़ा सा अगर हम और आगे एक्सटेंड करें अपने सिस्टम को, तो मेरे बच्चों सेट्स पे अगर हम और फर्दर ऑपरेशंस करें, तो हम सेट्स का, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब उन कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होता है, अगेन सबसेट होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। सो बेसिकली जो रिलेशन होता है वो फंक्शन से पहले का एक स्टेप होता है। रिलेशन का मतलब होता है दो सेट्स के बीच में कनेक्शन बनाना। तो दो सेट्स के बीच में आप कोई भी कनेक्शन बनाते हैं, मैथमेटिकली उसको कहते हैं द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स। हो सकता है आपने ये सब चीजें 12th क्लास में पढ़ी हो। तो रिलेशन कैसे बनते हैं, सबसे पहले एक सेट लिया जाता है, फिर एक दूसरा सेट लिया जाता है, और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट उन सेट्स का बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। वो जो ए क्रॉस बी बनेगा वो कन्फर्म एक सेट बनेगा। उसका कोई भी सबसेट अगर आप लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। मेरे बच्चों, उस रिलेशन का एक पर्टिकुलर केस होता है। अगर हम उस रिलेशन पे दो कंडीशंस लगा दें,
So that relation become a functions. तो जो दूसरा मेजर टॉपिक होता है वो आप फंक्शंस पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे यूटिलिटी फंक्शन, ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन। तो ये जितने भी फंक्शंस पढ़े जाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, मैथमेटिकली वो एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशंस होते हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा, उन फंक्शंस का प्रॉपर्टीज डिस्कस करना होगा। जैसे फंक्शंस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं, फंक्शन आइदर हैज ए मैक्सिमा और मिनिमा और बोथ, या वी कांट से। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हम फंक्शंस की पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि इस यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करिए। तो अगर आपने थोड़ा बहुत किया होगा यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज, तो इसका मतलब है कि यूटिलिटी फंक्शन आपके पास एक फंक्शन है, आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो मेरे बच्चों, मैक्सिमाइज आप फंक्शन को तभी करोगे ना जब वो मैक्सिमाइजेबल होगा, और मैक्सिमाइजेबल होना इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट फंक्शन। तो जितने भी इकोनॉमिक्स में फंक्शन पढ़े जाते हैं या मैथमेटिक्स में फंक्शन होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट आता है नंबर सिस्टम। मेरे बच्चों, एक्चुअली में ये नंबर सिस्टम सबसे पहला टॉपिक है आपका, लेकिन यहां पे सिलेबस में उन्होंने सबसे बाद में लिखा है, डजंट मैटर। नंबर सिस्टम का मतलब है कि जब भी मैथमेटिक्स बना होगा दुनिया में, आपने जो भी काम करने शुरू हुए किए होंगे, सबसे पहले नंबर सिस्टम ही डेवलप किए गए थे, फिर उन नंबर सिस्टम्स के पार्ट्स बनने लगे। तो सबसे पहले रियल नंबर डिफाइन किया गया, पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन किया गया, नेगेटिव रियल नंबर डिफाइन किया गया, रैशनल नंबर डिफाइन किया गया, इरेशनल नंबर डिफाइन किए गए, इंटीजर्स डिफाइन किए गए, होल नंबर्स डिफाइन किए गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए गए। तो जितना भी नंबर सिस्टम होता है या हो सकता है, वो सारा हम इस टॉपिक के अंदर मेरे बच्चों कवर करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब आती है यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है? फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल का मतलब होता है कि फंक्शन का जो डोमेन है वो वन डायमेंशनल है, और जो फंक्शन की रेंज है वो भी वन डायमेंशनल है, एंड वो रियल वैल्यूड है। इसका मतलब इस यूनिट के अंदर हम जितने भी फंक्शंस डिस्कस करेंगे उनका डोमेन भी रियल नंबर होगा और उनका कोडोमेन भी रियल नंबर होगा। इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल्स। तो फंक्शंस मेरे बच्चों बहुत सारे वेरिएबल्स के होते हैं, आप भी बहुत सारे वेरिएबल्स के पढ़ेंगे। जैसे जब आप इन जनरल यूटिलिटी फंक्शन पढ़ते हैं, तो यूटिलिटी फंक्शन के अंदर शायद आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसे, u ऑफ x कोमा y। ये भी एक फंक्शन होता है, लेकिन ये दो वेरिएबल का फंक्शन होता है, एक x और एक y। सो दिस इज व्हाट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। सिमिलरली आप फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल भी पढ़ सकते हो, हम सब पढ़ेंगे। लेकिन इस यूनिट के अंदर जितने भी फंक्शंस मैं डिस्कस करूंगा वो सब के सब वन वेरिएबल के होंगे, मतलब उनका डोमेन भी रियल नंबर होगा और उनका कोडोमेन भी रियल नंबर ही होगा। वन डायमेंशनल या वन वेरिएबल का यह मतलब होता है। अब होगा क्या वो सुन लीजिए, सिंपल है बिल्कुल। अब फंक्शंस का टाइप बता दिया मैंने कि इस यूनिट के अंदर हम ये करने वाले हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले फंक्शंस का ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ का मतलब आपको पता है? ग्राफ का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द डोमेन एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ दिस सेट, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं इसको सेट बोल रहा हूं। दिस कलेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल सेट इज नथिंग बट ए ग्राफ। तो जो आप कभी कभी ऐसे बना देते हो ना, ऐसे कि सर ये फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया, तो इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर मैं एक वन वेरिएबल का फंक्शन लेके चल रहा हूं तो उस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसके डोमेन और कोडोमेन के अकॉर्डिंग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बन सकता है, बनता है या बनेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जितनी भी दी जाएगी किसी भी फंक्शन की, वो कुछ
इस तरीके से बिहेव करेगी या इस टॉपिक में हम उसको कंसीडर करेंगे मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। फिर है एलिमेंट्री टाइप ऑफ फंक्शंस, मतलब इस टॉपिक के अंदर हम आपको कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे, जैसे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ फंक्शन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप के हम फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब भी मेरे बच्चों हम बहुत सारे टाइप के फंक्शंस की बात करते हैं तो स्पेशली हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। जिस फंक्शन को आप डिस्कस करना चाहते हो उसका डोमेन क्या होगा, उसका कोडोमेन या रेंज क्या होगी और उस फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है सारी चीजें, राइट नाउ, राइट। तो मेरे बच्चों अब जैसे कि मैंने बोला कि एलिमेंट्री टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। तो ये जितने भी टाइप के फंक्शंस होते हैं हम एलिमेंट्री टाइप ऑफ फंक्शंस में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से वो होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी, एपी सीरीज, एआर सीरीज, एचआर सीरीज, बहुत सारे टाइप की कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज आपने पढ़ी होगी। सीक्वेंस एक नया टॉपिक यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन सीक्वेंस कोई नया टॉपिक नहीं है। सीक्वेंस एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन ही होता है, बस जिसका डोमेन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो वो सब चीजें हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। फिर उनकी कन्वर्जेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इनटू द इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपने बहुत सारी टाइप की सीरीज पढ़ी होंगी या पढ़ेंगे, टेलर सीरीज, मैक्लोरेंस सीरीज, तो जितनी भी सीरीज होती हैं वो सब इस टॉपिक के अंदर मेरे बच्चों हम लोग कवर करेंगे, राइट। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, मतलब जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि आपको फंक्शंस के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वन वेरिएबल के फंक्शन में या किसी भी डायमेंशनल के फंक्शन में, वो कॉन्टिन्यूटी होती है। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैरेक्टराइजेशन क्या होगा उसका, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक सबसे मेन इंप्लीकेशन है इसका इकोनॉमिक्स के अंदर, वो ये है कि अगर आपका कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसका जो डोमेन है जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड है वो क्लोज एंड बाउंडेड सेट है, तो उस फंक्शन का कंफर्म मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। देखिए इकोनॉमिक्स में मेरे बच्चों आप क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इज दिस फंक्शन मैक्सिमाइजेबल और नॉट, इज दिस फंक्शन मिनिमाइजेबल और नॉट। तो वो मुझे कहां से पता लगता है, वो मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज से पता लगता है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टराइजेशन होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का, वो सब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू वेरियस ऑपरेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन, वही टॉपिक है। फिर है डिफरेंशिएबल फंक्शंस, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको किसी फंक्शन का ऑप्टिमा करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सर फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, पुट इट इक्वल टू 0 करते हैं, उससे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो मेरे बच्चों जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, पुट इट इक्वल टू 0 करोगे, तो डेरिवेटिव आप किसी फंक्शन का तभी कर सकते हैं ना जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का हम यहां पे यूज करेंगे, वही कैरेक्टराइजेशन उसका करेंगे, प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू वेरियस ऑपरेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन। एक्चुअली में डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हम लोग इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। आज आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, इकोनॉमिक्स में हम जितने भी ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ग्रोथ का मतलब होता है कि आज अगर इतना वैल्यू है फंक्शन की, कल अगर इतनी वैल्यू थी फंक्शन की, तो इसको एस्टिमेट करके फ्यूचर में जो ग्रोथ होने वाली है उसको हम मेजर करते हैं इन इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता हो।
क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है और रेट ऑफ चेंज का मीनिंग ही ग्रोथ होता है। दैट्स इट, राइट। फिर है सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। तो प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन तो सबकी पढ़नी है। तो सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब है कि फंक्शन के अंदर आप एक बार रेट ऑफ चेंज मेजर करें, हो सकता है आपको दोबारा भी रेट ऑफ चेंज मेजर करना पड़े, हो सकता है आपको तीसरी बार भी रेट ऑफ चेंज मेजर करना पड़े, तो अप टू सो ऑन। बट इन सबके लिए कंडीशन होती है कि अगर आप 4 बार रेट ऑफ चेंज मेजर करना चाहते हैं तो आपका फंक्शन 4 टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जो लास्ट वाला इस यूनिट का टॉपिक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हम बात करेंगे, तो सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आप यही फॉर्मेट रखेंगे कि भाई एक से ज्यादा बार फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है नहीं, फिर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसका क्या क्या कैरेक्टराइजेशन हो सकता है और उसका क्या इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन हो सकता है, क्या इकोनॉमिकल एप्लीकेशन हो सकता है, वो हम देखते हैं। ठीक है बेटा। अब लास्ट में हमारी यूनिट नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। तो सेमेस्टर 1 में हमेशा सिंगल वेरिएबल पे ही हम काम करेंगे, लेकिन ये जो मेरा यूनिट होगा ये थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पर बेस्ड होगा। तो वो कहेगा कि एक फंक्शन है मेरे पास जिसका डोमेन 1 डायमेंशनल है, जिसका रेंज भी रियल नंबर है, आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो मेरे बच्चों, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है आइदर मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बहुत सारे फॉर्मेट में होते हैं, शायद आपने नाम सुने होंगे। ग्लोबल मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा होता है, ग्लोबल मिनिमा होता है, लोकल मिनिमा होता है, कंस्ट्रेंड मैक्सिमा होता है, अनकंस्ट्रेंड मैक्सिमा होता है, कंस्ट्रेंड मिनिमा होता है, अनकंस्ट्रेंड मिनिमा होता है। ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो इस यूनिट में सबसे पहले तो हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है कि किसी फंक्शन के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग है? जैसे आप कभी एक चीज आपने पढ़ी होगी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट सम पॉइंट इज नथिंग बट द टेंजेंट एट द पॉइंट टू द ग्राफ। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ऐसे ही हम हर चीज का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा कॉन्वेक्स फंक्शन एंड देयर कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन। अब समझिए, शायद आपने कभी पढ़े होंगे या ऐसा आपने नाम सुना होगा, योर इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। तो कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केटिविटी एक मेन कॉन्सेप्ट होता है फंक्शंस के लिए। इकोनॉमिक में इसका क्या एप्लीकेशन होता है बता देता हूं आपको। अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है तो कभी भी उसका मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता, उसका सिर्फ मिनिमाइजेशन हो सकता है। अगर कोई फंक्शन कॉनकेव है उसका कभी भी मिनिमाइजेशन नहीं हो सकता, सिर्फ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। तो ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे यहां पे, इनसे आपको यह पता चलेगा कि आपका फंक्शन मैक्सिमाइजेबल है और आपका फंक्शन मिनिमाइजेबल है। क्यों? क्योंकि मेरा तो टॉपिक ही ऑप्टिमाइजेशन है ना। तो यहां पे सिर्फ मुझे मैक्सिमा और मिनिमा से मतलब है। तो अगर कोई आपसे कह दे कि भाई इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालो, इस फंक्शन का मिनिमा निकालो, तो आप पहले पूछेंगे ना कि सर फंक्शन कॉन्वेक्स रीजन में बिहेव कर रहा है या कॉनकेव रीजन में बिहेव कर रहा है। अगर कॉन्वेक्स रीजन में बिहेव कर रहा है तो मिनिमा करना तो पॉसिबल है, मैक्सिमा करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो भी क्विक टाइम में, ज्यादा कोई टाइम नहीं लूंगा आपके लिए। ठीक। फिर आता है लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमा। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ऑप्टिमा का मतलब होता है आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, और ग्लोबल और लोकल मैं समझा चुका हूं कि ऑप्टिमा यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा बहुत सारे टाइप के होते हैं। लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, कंस्ट्रेंट मैक्सिमा, अनकंस्ट्रेंट मैक्सिमा, चारों ही कोरस्पॉन्डिंग मिनिमा के लिए भी होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, कैसे वो कैलकुलेट होंगे, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिर क्या है ज्योमेट्रिक एंड कैलकुलस बेस्ड कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन। माई मीन्स लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमा का जो आप बात कर रहे थे उनका ज्योमेट्रिकली और कैलकुलेशन बेस्ड क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है इनटू द इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स में वो ग्राफिकली और मैथमेटिकली
कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या क्या इंप्लीकेशन हमारे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमा में हो सकता है। जैसे आप सपोज, अभी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं ओवर द बजट सेट, तो आप दो कंडीशन लगाते हैं। क्या कि एक तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करना चाहिए, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप एग्जैक्टली मेरे बच्चों सेम होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी, उस पॉइंट पे आपको ऑप्टिमा मिल जाएगा। तो ये सब चीजें मेरे बच्चों, जो भी इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स की आपको नीड होगी, स्पेशली वन वेरिएबल के केस में, वो सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक में पढ़ाई जाएंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, बहुत अच्छा सिलेबस है, बुक्स जो रिकमेंड की गई है बहुत अच्छी है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बुक से बिल्कुल नहीं आता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मतलब असाइनमेंट वगैरह सोल्व करने पड़ेंगे, जो आपके टीचर देंगे कॉलेज के अंदर उनको भी सोल्व करिए, और स्पेशली आपको पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और एक बात मैं यहां बोल दूं, सारी चीजें बहुत आसान है, पढ़ना कोई टफ काम नहीं होता, लेकिन अगर आपका सेमेस्टर 1 में लूज रह गया, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फेल नहीं करेगी, आप ये चिंता ना करिए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल फेल नहीं करेगी, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अगले आने वाले सेमेस्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और जब आप किसी अच्छे से कंपटीशन में बैठेंगे, एमए इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस में बैठेंगे या कोई भी हायर कंपटीशन आप एंट्रेंस देंगे, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कंफर्म गारंटी दे रहा हूं। सो बी केयरफुल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुधीर सर से पढ़ो, आप जिससे दिल करे उससे पढ़ो, जिससे आपकी वाइब्स मैच हो आप उससे पढ़ो, लेकिन मेरे बच्चों पढ़ो, चीजों को समझते हुए चलो कि ऐसा है तो क्या होगा। अब यही चीज अगर आप 12th में पढ़ के आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे भी सवाल 12th वाला ही आएगा, उससे कई गुना टफ आएगा। टॉपिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बस समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको एक अच्छा टीचर पढ़ा रहा है तो वो डेप्थ में लेके जाएगा आपको, और अगर कोई वैसा ही टीचर पढ़ा रहा है तो वो रटी रटाई आपको बात बता देगा, वो फिर एग्जाम में नहीं आती। जब तक आप डेप्थ में नहीं घुसोगे तब तक शायद कंफर्टेबल आप सिलेबस के साथ नहीं रहोगे। चलिए मेरे बच्चों, तो जैसा मैंने बोला था कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको, होप तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं नेक्स्ट क्लास, जो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा, एक्चुअली बुक के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक नंबर सिस्टम होता है, तो मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। होप सो आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।